हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लगभग 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो फर्स्ट पार्ट में काफ़ी टाइम हो गया था, जिसकी वजह से नहीं हो पाए थे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को, पहले वाले वीडियो जो छत्तीसगढ़ सेट और एमपी सेट का हमने डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देख लें। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैं इस वीडियो जो उनके प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना। पहले उन वीडियो को आप देख लो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपका सीजी सेट का एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम वेटेज लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस का होता है, और हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अब स्टार्ट किया है। देन हम रियल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। रियल एनालिसिस डिस्कस करने में कुछ थ्योरी पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब चैनल को। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात किया है। सेकेंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। फोर्थ आपका एनालिटिक फंक्शन, थर्ड हमारा एनालिटिक फंक्शन है। तो हमें पता होता है कि अगर हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड अपॉन 2 - z फिक्स्ड पॉइंट आर, मतलब आपसे ये पूछ रहा है इसके कौन कौन से पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट बन रहे हैं। तो आप बाई ऑप्शंस भी जा सकते हो। फिक्स्ड पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जेड डब्ल्यू हैज अ फिक्स्ड पॉइंट जेड नॉट इफ टी ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट। मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा कोई भी पॉइंट, जैसे ये आपका कोई बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, 01 दिया, 02, 03, 04, इसमें पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट बनेगा उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन में रखने पे, इस ट्रांसफॉर्मेशन रखने पे उसकी इमेज खुद ही वही पॉइंट आना चाहिए। मीन्स जैसे जेड नॉट को फिक्स्ड पॉइंट बोल रहे हैं तो टी ऑफ जेड नॉट क्या होना चाहिए, जेड नॉट। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से जाना है तो आप डायरेक्ट पॉइंट को रख के इसमें चेक करो कि कौन से पॉइंट का इटसेल्फ खुद इमेज आ रही है, वो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। अदरवाइज आप इसका ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, W इक्वल टू हमारा टी जेड होता है। हमारे पास टी जेड की वैल्यू दिया है जेड अपॉन 2 - z। अगर इसके पास फिक्स पॉइंट चेक करना है तो टी जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए बाय डेफिनेशन। यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड अपॉन 2 - z। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जेड 2 - z इक्वल टू जेड। यहाँ से अपने पास आएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर। इस जेड को इधर लेके आऊँगा तो माइनस जेड इक्वल टू 0। 2z में जेड को माइनस करूँगा, जेड माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप जेड को कॉमन ले लो तो जेड कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो तो एक जेड की वैल्यू 0 आएगी, एंड 1 माइनस जेड इक्वल टू 0 आएगा तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 0 हियर, 0 एंड 1 आर फिक्स्ड पॉइंट। 0 और 1 आपके क्या बन रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में 0 1 दिया है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी सी एंड डी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 0 और 1 फिक्स्ड पॉइंट बन रहा है। आप एग्जाम्पल से कैसे चेक करोगे फिक्स पॉइंट है कि नहीं। 0 देख रहे हो सारे ऑप्शंस में है, 0 तो ऑब्वियस है, 0 फिक्स पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ जब रखोगे, यहाँ जब आप 0 रखोगे, देखो मैं इसको ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जब आप 0 की इमेज देखोगे, W इक्वल टू टी ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया अपने पास, जेड अपॉन 2 - z। तो आप देखो 0 की इमेज देखने जाओगे, टी ऑफ 0 तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 हमारा क्या बन गया, फिक्स्ड पॉइंट बन गया, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे 2 - 0 0 पॉइंट कुछ भी रहे 0। अब क्या करते हैं, 1 को चेक करते हैं। नाउ 1, तो टी ऑफ 1 रखोगे तो 1 अपॉन 2 - 1 1 आएगा, तो 1 हमारा फिक्स्ड पॉइंट बन गया। 1 क्या बन गया, फिक्स्ड पॉइंट बन गया, ये वाला 1। ठीक, अब देखो टी ऑफ 2 चेक करो आप, तो 2 ऊपर में आएगा, नीचे 2 - 2 विच इज नॉट इक्वल टू 2। 2 तो आ नहीं सकता, नीचे में 0 आ जा रहा है, तो 2 इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ऐसे ही आप 4 को रखोगे, 4 को रखोगे तो ऊपर 4 आएगा, नीचे में 2 - 4 -2 आएगा। 3 को रखोगे 2 - 3 -3 आएगा। इस वजह से ये ऑप्शन हमारे करेक्ट होने वाले नहीं है। तो 0 और 1 इसका क्या बन जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड है वो कुछ बोल रहा है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड एंड Y इक्वल टू 1/4 गिव्स दिस सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होने वाला है ये पूछ रहा है। तो आपके पास W इक्वल टू 1/z गिवन है सॉरी, क्या गिवन है,
W इक्वल टू गिवन है W इक्वल टू 1/z, और हमें एक चीज़ तो पता होता है W इक्वल टू होता है u प्लस आई वी और Z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। तो हमें W प्लेन x Z प्लेन से W प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। Z प्लेन में आपके पास W इक्वल टू 1/z है और उसको y इक्वल टू 1/4 को क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 1/4 की एक लाइन है, उसको बोला है सर्कल दे रहा है और सर्कल का इक्वेशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से Z की वैल्यू निकालो, क्योंकि Z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू 1/4 दिया है, तो Z का इन टर्म ऑफ u प्लस आई वी निकालेंगे, Z इक्वल टू आ जाएगा 1/w, और हमें पता है W इक्वल टू होता है u प्लस आई वी। हम इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ऊपर में आ जाएगा u माइनस आई वी, नीचे में आएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको अलग अलग करोगे तो u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आई, और इधर आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इधर से z है अपने पास, z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, तो ये हमारे पास आया। अब हमें गिवन है y इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1/4, तो हियर y कितना है अपने पास, y सेकेंड इमेजिनरी पार्ट को कंप्यूट करो यहाँ से, तो y इक्वल टू यहाँ पास आएगा माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा माइनस 4v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सीधा करोगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको एक तरफ लेके जाओ, प्लस 4v इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ये वाला ऑप्शन आ रहा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू 4v, तो आप देखोगे इसमें तो 4v है नहीं, सिर्फ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दिया है, इधर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे बने हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से, इसको बनाने की कोशिश करो, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2v बना लो, 2 2 जा 4v, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 ए की वैल्यू अपने पास कितना है, ए की वैल्यू b है, इसमें क्या करो 2 का स्क्वायर प्लस करो और 2 का स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ से फायदा क्या होगा आपको, यू स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा v प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये वाला पार्ट, ठीक, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो आप देखो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट। अगर आपको यहीं तक, अगर इसके आगे का आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इक्वेशन फर्स्ट में रुको और रुकने के बाद क्या करो, आप ऑप्शन को ब्रेक करना स्टार्ट करो। ऑप्शन को ब्रेक कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऑप्शन सी को ब्रेक कर रहा हूँ, इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगर मान लो आपको स्क्वायर बनाने नहीं आ रहा है, ठीक, तो ऑप्शन सी को आप ब्रेक करो, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा, सी ऑप्शन वो क्या है, यू स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इक्वल टू 4। तो आप देखो क्या ये वाला फर्स्ट, ये वाला क्या कर सही आ रहा है, नहीं, इसका मतलब सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप ओपन ब्रेक कर दो, यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4u प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से 4 कट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4u, यहाँ क्या है 4v आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से जाओ, कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है उस ऑप्शन को करेक्ट करो, इसका मतलब हुआ इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है एनालिटिक्स से है, रफ कर दे रहा हूं। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड, आपसे पूछा है कि एनालिटिक फंक्शंस फाइंड आउट करो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड जो होगा, एक मेथड आपका मिलने थॉमस मेथड, ठीक, एक मेथड होगा आपके पास, एक मेथड है, मैं फर्स्ट मेथड की पहले बात कर रहा हूं, मेथड फर्स्ट, उसमें आपके पास u गिवन है, u इक्वल टू कितना है, e की पावर x cos y, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो इसको। अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तब हमें क्या बनेगा, fz इक्वल टू, हमें क्या बनाना है, एनालिटिक फंक्शन बनाना है fz u प्लस आई वी, जिसमें हमें रियल पार्ट दिया है और इमेजिनरी पार्ट v को निकालना है। तो हमें एक चीज तो पता होता है, जो dv होता है हमारा, मैं इसके पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, dv इक्वल टू होता है डेल v अपॉन डेल x dx
प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई डी वाई। और हमें पता है कि क्या है ये रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अगर फंक्शन एनालिटिक है, इफ f of z is analytic, is an analytic, satisfies CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला CR इक्वेशन होता क्या है, ux बराबर वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो वी एक्स है, तो वी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस यू वाई, मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस वी वाई है, वी वाई जगह रख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये डी वाई, ये रहेगा आपके पास, डी बी आ जाएगा। अब डेल यू अपॉन डेल वाई वहां से निकाल सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डेल यू अपॉन डेल वाई जो आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स, कॉस का कितना आएगा माइनस साइन ऑफ वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स कॉस ऑफ वाई। तो यहाँ से जो डी वी निकल के आएगी हमारे पास, डी वी इक्वल टू आएगा, वो आ जाएगा डी वी इक्वल टू वैल्यू ले जाके पुट करो, ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस वाई डी वाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो दिख रहा है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एग्जैक्ट कब होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, जब दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ एम की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू ये है, तो यहाँ से आप निकालोगे डेल एम अपॉन डेल वाई, तो साइन वाई का क्या है, कॉस वाई है, ई की पावर एक्स कॉस वाई, और इधर से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे ई पावर एक्स कॉस वाई, दोनों बराबर है, एग्जैक्ट है। जब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या होता है, वी होता है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई को एज वाई वाले टर्म में क्या लेना है, एज ए कांस्टेंट, ठीक, प्लस इसमें वो वाले टर्म लेने हैं जिसमें केवल क्या हो, कंटेनिंग ओनली वाई टर्म, ठीक। तो यहां से आप देखोगे सॉरी, y को कांस्टेंट लोगे यहां से, तो e की पावर x, ये साइन y आएगा सॉरी dx, प्लस इसमें से एक ऐसे टर्म लेना है जिसमें केवल और केवल y है, तो इसके साथ x भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x साइन ऑफ y, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x साइन ऑफ y। तो हमारे पास v आ गया, u हमारे पास था ही, तो f ऑफ z अपने पास कितना होगा, u प्लस आई वी इक्वल टू u की वैल्यू e की पावर x कॉस ऑफ y प्लस i e की पावर x साइन ऑफ y। यहाँ से आ जाएगा e की पावर x को बाहर निकाल लो, कॉस ऑफ y प्लस i साइन ऑफ y। यहाँ से आ जाएगा e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई, क्योंकि e की पावर आई थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ध्यान रखना, e की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा e की पावर x प्लस आई वाई, और e की पावर x प्लस आई वाई क्या होता है, e की पावर z। तो आप देखो e की पावर z कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप मिलने थॉमस मेथड करो, जो भी बताने वाला हूँ सेकंड मेथड, वो थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा ठीक भी है। तो मैं सेकंड मेथड का डिस्कस करने वाला हूँ, मिलने थॉमस मेथड। ये फर्स्ट मेथड से भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा और मिलने थॉमस से भी हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आएगा, ये भी आना जरूरी है। मेथड जो सेकंड होगा इसका, मिलने थॉमस मेथड, थॉमसन मेथड। तो इसमें क्या होता है सॉरी, जो हमारा एफ जेड होगा, ध्यान रखना, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जेड जो होता है वो होगा 5 जेड ऑफ 0, 5 जेड ऑफ 0 होगा डी जेड माइनस आई 5 जेड ऑफ 0 डी जेड। ये हमारा एफ जेड होगा, मतलब ये एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा, प्लस कांस्टेंट आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्लस कांस्टेंट सी ऐड कर सकते हो, प्लस सी। ये हमारा F1। अब बात आती है 5 जेड 0 क्या होने वाला है और 5 जेड ऑफ 0 क्या होने वाला है। तो जो u है हमारे पास, u तो कितना है
ई की पावर एक्स कॉस वाई, यू मीन्स क्या, रियल पार्ट, ये रियल होता है, ठीक, ये यू हो गया। सॉरी। अब जो फाइवन ऑफ एक्स वाई होगा ना, फाइवन ऑफ एक्स वाई होगा वो क्या होगा, यू ऑफ एक्स होगा। फाइ टू ऑफ एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, यू ऑफ वाई होगा। यू एक्स और यू वाई आपके पास पता चल गया, ठीक। तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, आता कैसे है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी, एफ डैश ऑफ जेड निकालोगे क्या आएगा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स, ठीक। तो इसमें आप यूज कर लोगे सी आर इक्वेशन का, सी आर इक्वेशन का यूज करोगे आप। तो हमें पता है यू एक्स बराबर वी वाई होता है, पहले यहाँ यही कर लेते हैं, यू एक्स यहाँ वी एक्स कर लेते हैं, ठीक, एक्स के इसमें डिफ्रेंशिएट किया हूँ, यू एक्स बराबर वी वाई होगा था, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यू एक्स प्लस आई वी एक्स की जगह किसका यूज करोगे, माइनस यू वाई, यू दिया है तो माइनस यू वाई हो जाएगा, यू एक्स माइनस आई यू वाई हो जाएगा एफ डैश ऑफ जेड, ठीक। देख रहे हो यही है, इसी का फिर इंटीग्रेशन कर दिया तो यू एक्स मतलब क्या होगा, फाइ वन जेड जीरो, यू वाई मतलब क्या होगा, फाइ टू ऑफ जेड जीरो, ठीक। तो अगर आप यू एक्स निकालने जाओगे ना, यू ऑफ एक्स तो ई की पावर एक्स कॉस ऑफ वाई, यू ऑफ वाई निकालोगे तो ई की पावर एक्स माइनस में साइन ऑफ वाई। अब हमें क्या चाहिए, फाइ वन ऑफ जेड जीरो चाहिए ना, फाइ वन ऑफ जेड जीरो, तो क्या करो, ये वाला टर्म जो होगा फाइ वन ऑफ एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह जीरो, तो इस वाले में एक्स की जगह जेड रखो ई की पावर जेड, वाई की जगह जीरो रखो तो कॉस जीरो वैल्यू वन, तो ये आ जाएगा ई की पावर जेड, तो फाइ वन ऑफ जेड जीरो हमारे पास आ गया ई की पावर जेड। सिमिलरली इस वाले में जाओ, फाइ टू ऑफ जेड जीरो मतलब एक्स की जगह जेड रखो माइनस ई की पावर जेड और साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो, तो फाइ टू ऑफ जेड जीरो अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया। इन दोनों की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो देखो क्या आता है, जब दोनों ले जाके पुट करोगे आप तो एफ ऑफ जेड आएगा इंटीग्रेशन फाइ वन ऑफ जेड जीरो मतलब ई की पावर जेड डी जेड माइनस आई इंटीग्रेशन फाइ टू ऑफ जेड जीरो, फाइ टू ऑफ जेड जीरो ले जाओ जीरो डी जेड प्लस सी, यहाँ से एफ ऑफ जेड जो आएगा वो आएगा ई की पावर जेड प्लस एक कांस्टेंट जुड़ेगा सी। ये देख रहे हो कौन से ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम एनालिटिक फंक्शन, अगर हमें रियल पार्ट दिया हो, इमेजिनरी पार्ट गिवन हो और हमें हमें एनालिटिक फंक्शन को कंसीडर करवा रहा हो, हम इस तरीके से एनालिटिक फंक्शन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन थे एनालिटिक से रिलेटेड। नाउ अब डिस्कस करेंगे हम 2 क्वेश्चन और है सिंगुलरिटी से रिलेटेड और एक हमारा इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रल का, ठीक। 2 क्वेश्चन है लास्ट। तो 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका इसका हाँ, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फोर्थ आएगा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सी ई की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 dz वेयर c इज द सर्कल, जो इसका कंटूर दिया है c, ये वाला c वो क्या है, एक सर्कल है, और क्या दिया है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 इज, इंटीग्रल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, 4 ऑप्शन है अपने पास। ए दिया है 4/3 पाई आई ई की पावर -2, बी जो दिया है वो दिया है 4/3 पाई आई ई का स्क्वायर, सी ऑप्शन है 8/3 पाई आई ई की पावर 2, डी ऑप्शन है 4/3 पाई आई, नहीं 8/3 पाई आई ई की पावर -2, ये 4 था। लास्ट क्वेश्चन हमारा सिंगुलरिटी से रिलेटेड है, 5th जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट वाला है हमारा, द फंक्शन एफ जेड, द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड
जेड स्क्वायर प्लस वन हैज़ द फॉलोइंग सिमिलरिटी, हैज़ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज। फर्स्ट में बोल रहा है ए ऑप्शन में कि इसेंशियल सिमिलरिटी होगी, इसेंशियल सिमिलरिटी होगी। बी में बोल रहा है रिमूवेबल होगी, सी में होगा आइसोलेटेड होगी, डी में बोल रहा है नन ऑफ दीज होगी, नन ऑफ द अबव। तो आपको सबसे पहले सिमिलरिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिमिलरिटी क्या होगी, इसेंशियल क्या होगी, रिमूवेबल क्या होगी और पोल क्या होंगे। तीन टाइप की सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं आइसोलेटेड सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं कि आइसोलेटेड सिमिलरिटी क्या होगी। सबसे पहले अगर आपको सिंगुलरिटी की बात किया जाए, अगर सिंगुलर पॉइंट होते क्या हैं, जैसे फंक्शन एनालिटिक है तभी उसके पास सिंगुलर पॉइंट होंगे, अगर अदरवाइज सिंगुलर पॉइंट अगर ऐसा नहीं हुआ कोई भी फंक्शन जो हमारे पास है उसके सारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट बन जाए। सिंगुलरिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, या ऐसे समझ लो आप, अगर आपका रूम है एकदम साफ है, साफ सुथरा है, एकदम पूरा क्लीन है, अगर एक दो जगह आपको दिखता है कि कोई पैकेट है जो बहुत गंदा है और पड़ा हुआ है, तो आप इजीली उसको गेस कर लोगे कि हाँ वो पैकेट है में पड़ा हुआ है जो गंदा है, बाकी जगह साफ था। ऐसे ही अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ, तो आप गटर में जा रहे हो, गटर में जाके देखते हो एक पैकेट पड़ा हुआ है झिल्ली का, बहुत गंदा है, तो गटर में तो आप गेस नहीं करोगे ना कि बहुत गंदा है, क्योंकि खुद वो बहुत गंदा है। अगर सारे पॉइंट सिमिलर हो जाएंगे तो फिर हम सिमिलरिटी की बात नहीं कर, सारे पॉइंट सिमिलर होंगे तो हम सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। सिमिलरिटी होने के लिए फंक्शन को और जगह पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके नेबरहुड में एनालिटिक होना चाहिए। फंक्शन को एनालिटिक होना जरूरी है उसके नेबरहुड में। जैसे मान लो जेड इक्वल टू ए हमारा सिंगुलर पॉइंट है, तो इसका एक हमें नेबरहुड मिलना चाहिए जिसपे फंक्शन क्या हो, एवरीवेयर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक, तो सिंगुलर पॉइंट जनरली हम चेक करते हैं। तो यहाँ पास अगर हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऐसी सिंगुलरिटी होगी, जैसे मान लो पहले हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की। जैसे मान लो आपके पास कोई पॉइंट है, अ पॉइंट ए इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। दो टाइप की होगी, या आइसोलेटेड होगी या फिर वो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड होगी। नॉन आइसोलेटेड मतलब उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसके नेबरहुड में और भी सिंगुलरिटीज आ रही हैं। ठीक, और आइसोलेटेड का मतलब है उसका एक नेबरहुड हमें मिल रहा है जहां पास उसके अलावा कोई अदर सिंगुलरिटी फंक्शंस की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमें एक ऐसा नेबरहुड मतलब एक हमें आर रेडियस का एक ऐसा, जैसे मान लो ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्वल टू है, इसके आर रेडियस का हमें एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जिसके नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, हर जगह पे एनालिटिक होगा। मतलब इसके नेबरहुड हमें एक नेबरहुड मिलना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक नेबरहुड मिले आर रेडियस का, या सर्कल मिले जिसके अबाउट में फंक्शन हमारा क्या हो, उसकी अदर सिंगुलरिटी लाई ना करे। तो ऐसे सिंगुलरिटी क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर और सिंगुलरिटी आ गई जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते उनसे, तो उसको बोला जाता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो क्या होगा, अ पॉइंट ए इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड। मैं इसका एक सेपरेट क्लास लिस्ट लूंगा कॉम्प्लेक्स का, देन इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा बेसिक में डिस्कस कर ले रहा हूँ। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड, if fz is analytic, fz is analytic at each point in some neighborhood of z minus a is less than r of a, excepting at the point a itself, at the point a itself, a को छोड़कर
उसके उसके कुछ नेबरहुड पर उसका एक नेबरहुड मिल जाए, एग्जिस्ट कर जाए, जिसपे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, अदरवाइज इट इज नॉन आइसोलेटेड, अदरवाइज इट इज नॉन आइसोलेटेड। ठीक, जैसे मान लो मैं एक बात करता हूं, एक फंक्शन लेता हूं एफ जेड। अब एफ जेड ले रहे हो आप 1 जैसे जेड ले रहे हो, जेड बराबर जीरो देखोगे ना, जेड बराबर जीरो पे फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट इसका क्या बन रहा है, सिंगुलर पॉइंट के लिए हमें सिंगुलर पॉइंट अगर निकालोगे तो डिनोमिनेटर क्या करो, अगर हमारा रेशनल फंक्शन है तो सिंगुलर पॉइंट के लिए आप क्या करो, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख दो। तो यहाँ से आप देख रहे हो सिंगुलर पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, जेड इक्वल टू जीरो बन रहा है। जीरो का नेबरहुड अगर 1/z में जीरो का नेबरहुड बनाओगे, जैसे जीरो का नेबरहुड आप बनाते हो, एक सर्कल लेते हो जीरो नेबरहुड का, ये मान लो आपका जीरो हो गया सिंगुलर पॉइंट, इसका नेबरहुड बनाओगे जीरो को अदर देन जीरो, ये फंक्शन हर जगह पे क्या होने वाला है, एनालिटिक होने वाला है, एक नेबरहुड में मिल जाएगा। फंक्शन जीरो को छोड़ के बाकी जगह पे क्या होने वाला है, एनालिटिक होने वाला है। अब देखो, अब नॉन आइसोलेटेड जो आया उसको आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/sin 1/z एग्जाम्पल है। जैसे अब इसका सिंगुलर पॉइंट निकालना है तो साइन 1/z को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे। साइन जेड कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे, तो साइन 1/z इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई। यहाँ से हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, 1/z इक्वल टू एन पाई आएगा, जेड इक्वल टू आ जाएगा 1/n पाई। और एन कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे इसकी सिंगुलरिटी एन इंटीजर से जीरो भी, यहाँ से हमें सिंगुलरिटी निकालनी है तो क्या क्या आएगी, जैसे एन की वैल्यू 1 रखोगे, जेड इक्वल टू क्या आएगा 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई, 1/4 पाई, ऐसे अप टू सो ऑन जाता जाएगा। अब जैसे जैसे इसमें क्या करोगे आप, जैसे ये देख रहे हो ऊपर में तो 1 फिक्स है ना, आप क्या कर रहे हो इसमें, जैसे ये आपका क्या हो गया ऐसे, यहां जीरो है हमारा, आप यहां से मान लो 1/पाई था, फिर 1/2 पाई आए, इधर जब वैल्यू जा रही है तो डिक्रीज हो रही है, मतलब आप जीरो की तरफ टेंड कर जा रहे हैं जैसे ऐसे। तो ये सारे, ये जो सिंगुलरिटी आ रही है ना 1/2 पाई, 1/3 पाई, 1/4 पाई, ये सारे कैसी आ रही हैं, आइसोलेटेड है। इन सब का हमें एक नेबरहुड ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा जहां फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, एक्सेप्ट 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई। बट जैसे जैसे एन को आप लार्ज करोगे, लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, जीरो पे। इसका जेड बराबर जो जीरो सिंगुलरिटी आएगी ना, वो क्या आ जाएगी, नॉन आइसोलेटेड हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही जीरो के पास आओगे तो इसके जो हमारी जो सीक्वेंस मिल रही है z/1/n पाई, उसका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। मतलब यहाँ पास बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो आपको एक नेबरहुड बनाना, एग्जिस्ट कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो जीरो है, इस फंक्शंस का जो जीरो सिंगुलरिटी बनेगी वो क्या बनने वाली है, नॉन आइसोलेटेड होगी। मतलब जीरो हमारा इसका, इस अगर ये देखो नीचे वाले जीरो रखते हो तो लिमिट पॉइंट बन रहा है जीरो, अगर लिमिट पॉइंट बन रहा है तो यहाँ से देख रहे हो आप इस सीक्वेंस का एडन का, तो ये हमारी क्या बने, नॉन आइसोलेटेड। आप सिर्फ अभी इतना कोशिश करो कि आइसोलेटेड मतलब हमें एक नेबरहुड मिल जाए जहाँ पास फंक्शन उस पॉइंट को छोड़ के अदर देन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। नॉन आइसोलेटेड हो तो वो हमें नेबरहुड ढूंढना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, कोई नेबरहुड हमें एग्जिस्ट ना करे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन आइसोलेटेड हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको सिंगुलर पॉइंट निकालना है, अगर आप एफ जेड जी जेड टाइप का फंक्शन है तो नीचे डिनोमिनेटर वाले जीरो इक्वल रखो, वो पॉइंट सिंगुलर होगा। तो यहाँ हमसे इस वाले क्वेश्चन में सिंगुलरिटी की बात किया है, तो यहाँ पास हमें आइसोलेटेड दिया है, तो आइसोलेटेड देखते हैं क्या होता है, रिमूवेबल दिया है, इसेंशियल दिया है, पोल दिया है। तो आइसोलेटेड में हमारी 3 टाइप की सिंगुलरिटी बन रही है, एक बनेगी ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल बनेगा आइसोलेटेड, और इसेंशियल बनेगा। तो हम तीनों को डेफिनेशन यहाँ एक एक करके नोट कर रहा हूँ, कब पोल बोलेंगे, कब रिमूवेबल बोलेंगे, और कब इसेंशियल बोला जाएगा सिंगुलरिटी को। ठीक, तो देखो मैं सबसे पहले रिमूवेबल की बात कर रहा हूं फर्स्ट। एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी शॉर्ट में है z इक्वल टू ए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इक्वल टू ए ऑफ f इज सेट टू बी, f is said to be removable singularity, if limit of x tending to a
एफ ऑफ ए कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, ध्यान रखना आप। और एग्जिस्ट कैसा करना चाहिए, फाइनाइट। इतना आप दिमाग में रखो रिमूवेबल के लिए। दूसरा आता है पोल, सेम चीज होगा। यहाँ क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जेड इक्वल टू एक पोल होगा, आइसोलेटेड पोल होगा। एफ ऑफ जेड जो होगा इक्वल टू क्या हो जाए, इनफाइनाइट आ जाए। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा। ठीक, और तीसरा चीज इसेंशियल आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी जो होगी, जेड इक्वल टू ए, तो लिमिट लगाओगे इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए करने पे जो एफ ऑफ जेड जो रहे ना की जो लिमिट आए, ना तो फाइनाइट आए एग्जिस्ट करे, ना ही फाइनाइट रहे और ना ही इनफाइनाइट रहे। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट इन सी इनफाइनाइट। ठीक, सी इन्फिनिटी में यानी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए उस पॉइंट पे, तो वो क्या होगा हमारा इसेंशियल सिंगुलरिटी। सिंपल सा कहना क्या है, नाइदर पोल नाइदर रिमूवेबल सिंगुलरिटी नॉर पोल। अगर सिंगुलरिटी ना तो रिमूवेबल है और ना ही पोल है, तो उसके पास कौन सी होगी, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ठीक, तो आप यहाँ से अब डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें से सिंगुलरिटी आप डिसाइड करो कौन कौन सी सिंगुलरिटीज हैं। तो देखोगे आप नीचे वाले को जीरो के इक्वल रखोगे, जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 है, 2 है, जेड स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जीरो रखोगे तो जेड की वैल्यू 0 आएगी। जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -2 आएगा। तो जेड इक्वल टू √2i प्लस में और माइनस √2i आएगा। तो यहाँ से देख रहे हो हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं 0, √2i माइनस √2i आ रहा है। तो ये क्या है, ये जब आप जैसे जीरो को चेक करो, जीरो क्या बन रहा है हमारा, अगर इन तीनों डेफिनेशन में रिमूवेबल है, पोल है, इसेंशियल है, तो देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी जीरो पे, क्या जीरो पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी। लिमिट निकालो, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, जेड प्लस 1 अपॉन जीरो, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 2, जीरो रखोगे तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है नहीं, तो रिमूवेबल वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, अब आती है इसेंशियल, तो अब देख रहे हो इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जेड बराबर जीरो इज पोल है, जीरो क्या है, पोल है, तो इसेंशियल भी डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब आइसोलेटेड का ही टाइप है पोल हमारा, इसलिए इसका क्या होगा ऑप्शन, आइसोलेटेड को हम क्या मान के चल रहे हैं, सही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब इसके पास कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और एक चीज और आप नोट कर लो कि हम किसी भी फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, वो पोल रहता है, तो पोल का ही हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ आप देखोगे इसमें हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। मॉड सर्कल हमारा क्या है, जेड इक्वल टू 3। सबसे पहले इसका सिंगुलर पॉइंट डिसाइड करोगे, तो यहाँ देख रहे हो आप, आपके पास यहाँ पोल बन रहा है। ठीक, तो पोल में भी कितने ऑर्डर का पोल है, अगर ऑर्डर पोल का ऑर्डर 1 है तो सिंपल पोल वाला जाता है, हायर ऑर्डर है 2 है 3 है, तो उसके लिए फिर इंटीग्रल के लिए रेसिड्यू के हायर डेरिवेटिव के लिए इंटीग्रल के लिए फार्मूला होता है, उसको डिस्कस करते हैं। अगर पोल का ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर ऑफ पोल, तो इसका ऑप्शन आप करेक्ट आ गया। ठीक, अगर मान लो आपके पास लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, जेड माइनस ए की पावर n, एफ ऑफ जेड इज नॉन फाइनाइट आता है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि एफ जेड हमारा क्या है, एफ जेड के पास पोल है ऑर्डर n का, एफ जेड है जब पोल ऑफ ऑर्डर n। ठीक, जेड माइनस ए की पावर n आ जाए जेड माइनस ए की पावर n आ जाए। ठीक, या ऐसे लिख सकते हो, एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर n if and only if लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू ए, जेड माइनस ए की पावर n, एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइनाइट, सॉरी, ठीक, नॉट इक्वल जीरो, सॉरी फाइनाइट नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक, एफ जेड हमारा क्या होगा, पोल होगा ऑर्डर n का। पोल देखो इसके पास, इस वाले के पास देखोगे है क्या, देखो अगर नीचे वाले जीरो रखोगे जेड प्लस 1 की पावर 4 है,
तो आप देखोगे तो यहाँ 0 इक्वल टू होगा, जेड इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखना है इसके पास कितने ऑर्डर का पोल है, तो आप क्या करो, इस फार्मूले अप्लाई करो, लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 जेड प्लस 1 की पावर 4 एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, e की पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 से 4 कट गया, लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 रखोगे, e की पावर -2 विच इज नॉन जीरो है, हेंस जो हमारा एफ जेड है हैज़ ए पोल एट पोल ऑफ ऑर्डर 4 एट जेड इक्वल टू -1। इसका मतलब जो हमारा एफ जेड है, ये वाला एफ जेड, ये इसके पास पोल है -1 पे ऑर्डर 4 का। अगर उसके पास ऑर्डर n का पोल है तो जो उसका इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, रेसिड्यू जो निकालेंगे एट -1, उसका जो फार्मूला होगा, अगर आपके पास n ऑर्डर का कोई भी पोल है, ठीक, तो उसका रेसिड्यू का जो फार्मूला होगा, इफ एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट जेड इक्वल टू ए, मान लो जेड इक्वल टू ए या जेड इक्वल टू जेड नॉट, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू ए डी की पावर n-1 अपॉन डी जेड की पावर n-1, नहीं सॉरी 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल डी की पावर n-1 अपॉन डी जेड की पावर n-1 जेड माइनस ए की पावर n एफ ऑफ जेड, ठीक, ये होता है। ठीक, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो यहाँ क्या है, जेड इक्वल टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 4, इसमें अप्लाई करो, लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 1 अपॉन 4 है तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल डी 4 में से गया 3 डी जेड 3 जेड माइनस ए की जेड माइनस जेड प्लस हो जाएगा, जेड प्लस 1 की पावर 4 एफ जेड कितना है, ई की पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4, ये और ये कट जाएगा, तो इस क्या करो आप 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आया यहाँ से, और इधर क्या है, लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 है। अब क्या करो, इसका 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, d3 अपॉन डी जेड 3 ई की पावर 2z, ई की पावर 2z का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह एक बार किया मैंने 2 ई की पावर 2z, फिर करूँगा तो 2, फिर करूँगा तो 2, ई की पावर 2z का ई की पावर 2z आएगा ही आएगा, कितना आएगा, 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8 है ना, एक मिनट, हाँ एक बार किया 2 आया तो 2 2 4 2 8 आएगा, 8 ई की पावर 2z अपॉन फैक्टोरियल 3, रेसिड्यू निकाला 8 ई की पावर 2z अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 3 इंटू 2 इंटू 1 2 2 4, तो क्या आ गया अपने पास 4 ई की पावर 2z, लिमिट भी अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिमिट अप्लाई किया, तो यहाँ भी -2 रहेगा, तो ई की पावर 4 अपॉन 3 ई की पावर -2 आ जाएगा, ठीक, ये आपका रेसिड्यू आया एट जेड इक्वल टू -1, ये आ गया। अब क्या निकालना था, इंटीग्रल की वैल्यू निकालना था, इसमें 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसमें रेसिड्यू जो आया उसमें क्या करोगे, 2 पाई आई मल्टीप्लाई रेसिड्यू कितना था 4 अपॉन 3 ई की पावर -2, कितना आ जाएगा 4 2 8 अपॉन 3 पाई आई ई की पावर -2, तो 8 अपॉन 3 पाई आई की पावर -2, ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। मीन्स जिस पॉइंट जो हमारा रेसिड्यू आता है उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रेसिड्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस तरीके से 2019 का हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ और डिस्कस करूंगा, रियल एनालिसिस का सीरीज स्टार्ट करूंगा। रियल एनालिसिस का जो है वेटेज है बहुत ज़्यादा है, लगभग 20+ क्वेश्चन हर एक ईयर में पूछा गया है। मतलब अगर लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा सा अगर आप अप्लाइड करके जाते हो तो आपका कंफर्म है सेट को क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सेट हो नेट हो हर में वेटेज रियल और लीनियर का बहुत ज़्यादा आता है। मैक्सिमम आप समझो 50% आपका सिलेक्शन, 60-70% सिलेक्शन आपका चांसेस है
अगर आपको रियल और लीनियर अच्छे से आती है तो आप अच्छे सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक, तो आप वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।